अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा फिलहाल मिड टर्म से पहले, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द मिड टर्म एंड देन लेटर ऑन विल कंटिन्यू विद दिस कोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आपको करने के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप इनको प्रैक्टिस करें बाय योरसेल्व्स। और अगर कोई भी इशू आता है, कोई कंप्लेंट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क मी एंड वी कैन हैव अनदर सेशन। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ठीक है, ये बेसिकली ये है कि फ्यूचर में जब भी कोई मेरे पास पैसे हैं उनकी वैल्यू कम होगी आज के मुकाबले। कैसे? अब मैं अगर आज मेरे पास 1,000 रुपया है और मैं उस 1,000 रुपए से लेट सपोज आई कैन बाय 10 नोटबुक्स। ठीक है, अब 1 साल बाद उसी 1,000 रुपए से मैं 10 नोटबुक्स नहीं परचेज कर सकता, मैं उससे शायद 9 नोटबुक्स परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अ डॉलर टुडे इज नॉट इक्वल टू अ डॉलर टुमारो। फ्यूचर में पैसे की वैल्यू आमतौर पे कम होती है। आपने एंट्रोपी का प्रिंसिपल पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो। एवरीथिंग इज गोइंग फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसी तरह से क्योंकि वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया के रिसोर्सेज उतने ही हैं जितनी ये पहले दिन थी। है ह्यूमन, जब एक ह्यूमन था इस दुनिया पे तब भी उतने ही रिसोर्सेज थे, जब आज हम 8 बिलियन प्लस हो गए हैं तो भी उतने ही रिसोर्सेज हैं। सो ये रिसोर्सेज क्योंकि ज्यादा लोगों में डिवाइड हो रहे हैं तो ये इनकी वैल्यू कम होती जा रही है। इस वजह से पैसे की वैल्यू कम होती है, हालांकि पैसा बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड डिड नॉट यूज्ड टू हैव लाइक मे बी मिलियंस ऑफ रुपीज, लेकिन आज लोगों के पास मिलियंस ऑफ रुपीज होते हैं बट दे कैन नॉट बाय मच विद दोज मिलियंस ऑफ रुपीज। You can hear from your parents that they used to be able to buy land for just rupees, just a few rupees। ठीक है, आप किसी अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें तो तब उनको उस वक्त उस दौर में जमीन तकरीबन अगर लाइक से कि आई थिंक चंद रुपए मरला के हिसाब से मिल जाती थी, या कनाल के हिसाब से, आई डोंट नो रिमेम्बर, लेकिन ये मैंने सुना हुआ है एक्चुअली कि ये एक्चुअल इन्हीं रेट्स के ऊपर मिलती थी। लेकिन तब वो चंद रुपए भी नहीं होते थे किसी के पास टू परचेज दैट। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम money has increased, the value of money has increased, but its value has declined. You can buy less with that money। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें तो मैंने इसे इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, कि जैसे कि आज अगर मैं नहीं परचेज कर सकता, जैसे कि मैं मेरे पास 1,000 रुपए आज से मैं अगर 20 मार्कर्स परचेज कर सकता हूँ तो नेक्स्ट ईयर मैं उसी 1,000 रुपए से शायद 19 मार्कर परचेज कर सकूंगा, उससे नेक्स्ट ईयर शायद 18। तो विद एवरी पासिंग ईयर मेरे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैंने आपको एक बार पहले भी लाइटली टच किया था जब मैंने आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस किया था, कि उसके अंदर हम 3 चीजें डिमांड करते हैं। नंबर 1, 1 साल के लिए जो मैं अपनी स्पेंडिंग डिले कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। उसके अलावा जो मेरे को इन्फ्लेशन फीस करनी पड़ेगी वो, तो ये दोनों मिलकर हमारा रिस्क फ्री रेट बन जाते हैं। और फिर अगर जो कोई रिस्क इन्वॉल्व है सिक्योरिटी में तो वो ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है ये बेसिकली इसी चीज का कि 1 साल में जब स्पेंडिंग डिले करूं तो इस दौरान चीजें महंगी हो जाएंगी और मेरे इस पहले पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, तो उसको काउंटर करने के लिए हम वो चार्ज करो। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो अ डॉलर टुडे इज नॉट इक्वल टू अ डॉलर टुमारो, क्योंकि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होगी, आज उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आई कैन नॉट बाय स्टफ फ्रॉम इट। क्यों? एंट्रोपी अगेन, थिंग्स विल गेट फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। मैं आज मशीन खरीद के रख लूं, वो कल तक मेरे इस्तेमाल करने से पहले खराब हो जाए, तो मैं बॉलकन मार्कर खरीद के रख लूं, वो ड्राई हो जाए तो मैं उसको यूज ही नहीं कर सकूंगा। ठीक है, और फिर मुझे क्या पता कि कल मुझे नोटबुक की जरूरत होगी या मार्कर की। सो यू सी, आई हैव टू सेव मनी, और इस तरह से सेव करनी है कि मुझे फ्यूचर में उसके ऊपर कोई अच्छा रिटर्न मिले। अब सेव करना भी जरूरी है। इन दिस केस हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना आना चाहिए, और हमें फ्यूचर में जो पैसा है उसकी आज की डेट में वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए, और आज की डेट में जो पैसा है उसकी फ्यूचर की डेट में वैल्यू, कि फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो हम इसीलिए बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं। हम पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं कि हमें मिलना है लेट सपोज 10 लाख रुपया 5 साल बाद। लेट सपोज आपको जैसे ये कहते हैं हम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होती है, तो उस केस के अंदर वो कहते हैं जी देखिए 15 साल बाद आपको लेट सपोज 10 लाख रुपया मिलेगा।
तो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है, आज मुझे कितना पे करना चाहिए मेरे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कि मुझे 15 साल बाद 10 लाख रुपया मिले। ठीक है, तो मुझे वो भी चेक करना है कि क्या आज मैं जो प्रीमियम भर रहा हूं, या आज एक सिंगल वन टाइम पेमेंट है लेट्स सपोज, तो वो फिलहाल प्रीमियम वाली होती है ये इंश्योरेंस तो। लेकिन मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स एनवीटी के अंदर, या एनवीटी, ये तो एनवीटी होगी ना जो है इंश्योरेंस वाली, मैं आपको सिंगल टाइम पेमेंट वाली भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो उस केस में आपने जैसे कि आज अगर मुझे लेट सपोज आई नो कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है, कॉलेज से हमारा मतलब यूनिवर्सिटी है और एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की भी हम बात कर रहे हैं, कि जो जो ट्यूशन फीस है वो, क्योंकि आज लेट सपोज 50 लाख है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जिस तरह पिछले से ये बढ़ती आई है, तो आई नो दैट माई चिल्ड्रन वुड ग्रो, लेट सपोज आई हैव वन चाइल्ड, ओके, and I know that he or she will grow and they'll have to go to university एंड मुझे उसके लिए सेव करना है आज से। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे पता है आज इसकी फीस 50 लाख है, लेकिन कल को जब तक बच्चा बड़ा होके जाएगा वहां पर, ठीक है, दैट वुड बी लाइक 20 अराउंड 15 ईयर्स, 15 समथिंग ईयर्स, ओके। तो 15 साल बाद इसकी फीस कितनी होगी, मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि 15 साल बाद रफली इन्फ्लेशन के हिसाब से ये इतनी हो जाएगी, लेट्स सपोज 75 लाख हो जाएगी। ठीक है, नाउ आई वांट टू नो कि आज मैं कितने पैसे बैंक में रखूं एक सर्टन वो जो होता है रेट ऑफ रिटर्न के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ, या जो भी बैंक मुझे ऑफर कर रहा है, कि फ्यूचर में मुझे 75 लाख रुपीज मिल जाएं एक बार। आज मैं सिंगल वन टाइम ये पैसे रखना चाहता हूं, मैं एनुअली जमा नहीं करवाना चाहता। ठीक है, सो आई विल हैव टू कैलकुलेट दैट। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, यही सारी प्रोसेस हम आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आई डोंट नो, आई थिंक ये मैंने क्लास में एक बार आप सबसे डिस्कस किया है, मैंने आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट का भी बताया था, और आई थिंक मैंने इसके ऊपर ये भी बताया था कि इसका अगर आपको एनुअलाइज्ड रेट लेना हो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो ये ना कि आपको, आपने लेट सपोज आज बैंक में पैसे रखवाए 1 लाख रुपया, ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको 1 साल बाद 10,000 रुपये मिल जाएंगे। अब आपको अगले साल बाद फिर 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे टर्म डिपॉजिट होता है, अब उसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर और इंटरेस्ट नहीं आता, वो आपके अकाउंट में, जैसे कि टर्म डिपॉजिट जब आप करवाते हैं तो बेसिकली आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं बैंक के पास, और आपको एक उसकी जगह टर्म डिपॉजिट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और फिर साल बाद वो जितने सालों का भी टर्म डिपॉजिट है, आपको वो जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके अकाउंट में मिल जाता है, जो इंटरेस्ट होता है। और ओरिजिनल अमाउंट बैंक के पास, लेट सपोज अगर 5 साल का टर्म डिपॉजिट है, 3 साल का है, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल 2-3 साल 5 साल का तो होता ही है, वन का भी हो सकता है, छोटा भी होता है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता होता यूजुअली। तो अगर आपका टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, और उस टर्म डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर अब आपको अगले साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टर्म डिपॉजिट का पार्ट ही नहीं बनता। लेकिन कभी कभी बैंक ये ऑफर कर देता है कि लेट सपोज, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, ओके, बैंक, हाँ, इसी टर्म डिपॉजिट के अंदर ये भी हो सकता है कि बैंक आपको ये ऑफर करे कि ठीक है, हम आपको प्रॉफिट तो देंगे, और एक हायर रेट भी ऑफर कर रहा होगा बैंक इस केस में, लेकिन हम देंगे, लेट सपोज 3 साल का टर्म डिपॉजिट है, तो 3 सालों के बाद हम आपको हर साल रिटर्न नहीं देंगे। इन दैट केस आपके जो पहले साल के अर्निंग है, वो उसके ऊपर जो पैसे आएंगे उसके ऊपर भी अगले साल रिटर्न अर्न होगा, उसके बाद फिर अगले साल फिर जो दोनों सालों का होगा उसके ऊपर रिटर्न अर्न हो रहा होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। आई बिलीव मैंने आप सबको एग्जांपल बोर्ड पे शेयर की थी। एक बैंक है, वो कहता है आप हमारे अकाउंट में पैसे रखवाएं और हम आपको एनुअली 10% इंटरेस्ट रेट देंगे। एक और बैंक है, वो कहता है आप हमारे पास अकाउंट में पैसे रखवाएं, हम आपको एनुअली 10.1% इंटरेस्ट रेट, सॉरी 9.99% इंटरेस्ट रेट देंगे, लेकिन ये आपका इंटरेस्ट जो होगा ये क्वार्टरली होगा, मतलब कि आपको हर क्वार्टर के बाद जो पैसे मिल जाएंगे वो भी आपके अकाउंट में जमा हो जाया करेंगे, और उस क्वार्टर के उसके पैसों के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगले वाले में। ठीक है, और थर्ड आपको बैंक ये कह रहा है कि जी हम आपको मंथली या हाफ ईयरली या मंथली, हम आपको लेट सपोज मंथली हम आपको लेट सपोज 9.95% देंगे, लेकिन हम आपको देंगे हर महीने। अब हर महीने जो इंटरेस्ट आपका आ रहा है उसके ऊपर अगला महीने भी वो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी अर्निंग हो रही है,
उससे अगले महीने जो 2 महीनों का इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया, उसके ऊपर अगले महीने प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये चलता जाएगा टिल द 12th मंथ। तो कौन सी ऑप्शन बेटर है? तो इन दीज केसेस हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्टिव एनुअल रेट है, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट, वो क्या बनता है। क्योंकि ये रेट तो वो है जो कि एनुअल है, लेकिन मंथली क्योंकि मिल जाता है, उसके ऊपर जो पैसे मिलते हैं उसके ऊपर फिर अगले पीरियड में इंटरेस्ट रेट लग जाता है दोबारा से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है दोबारा अगले पीरियड के अंदर। तो उस हिसाब से हमें देखना होगा कि हमारा इफेक्टिव एक्चुअल रेट जो है, हमारा एनुअल रेट क्या बनता है। ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ये है कि पहले आपको 1 महीने बाद इंटरेस्ट मिल गया, अब 1 महीने बाद आपको 10% नहीं मिला। लेट्स सपोज ये 10 को डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो जो भी 1% आ रही होगी 0.8% या समथिंग 0.7, वो आपको मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर आपको अगले महीने उस पैसे के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगले महीने जो दोनों महीनों का प्रॉफिट आया था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, वही 0.7 या 0.8% मिलेगा, लेकिन वो उन सबके ऊपर मिल रहा होगा। जबकि जब आप एनुअली ले रहे हैं तो पूरे साल के बाद एक बार वो आपको इंटरेस्ट दे देंगे, तो वो जो बीच बीच में उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था वो नहीं अर्निंग हो रही होगी आपकी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो जो बैंक आपको एक बार आप पेमेंट कर देते हैं, बैंक में पैसे रखवा देते हैं और साल बाद बैंक आपको एक ही बार सिंगल पेमेंट वापस कर देता है इंटरेस्ट की। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इट कुड बी मंथली बेसिस, इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी सेमी एनुअली, लेकिन एटलीस्ट जब आपको पहला इंटरेस्ट की पेमेंट मिल जाती है तो अगले पीरियड के अंदर उस वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, सूद पर सूद जिसे हम कहते हैं आम अल्फाज में यहाँ पर। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? पहली चीज है प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम पीरियड के साथ। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको बताई गई है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो आपका प्रिंसिपल है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है रेट रेट रेज टू द पावर ऑफ द टाइम पीरियड, जो उसका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से। खैर इसकी मैं आपको बेटर, ये जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल और बड़ी बेसिक सी दी हुई है, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन मैं आपको आगे सेपरेटली करवाऊंगा। अब हम क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को देखने जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी और परपेचुइटी, तो जरा इनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे आसान फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस वुड बी द इजीएस्ट वन फॉर यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? जस्ट गिव मी अ सेक। ये जो फ्यूचर वैल्यू है, इफ यू सी दिस ओवर हियर, राइट हियर, it refers to the amount of money an investment will grow to over some period of time at some given interest rate। ठीक है, कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट सम टाइम इन द फ्यूचर। अगर मैं सादा अल्फाज में आपको इसको समझा दूं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी वो फ्यूचर वैल्यू की थी। मतलब कि आज से 15 साल बाद मुझे एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, या फिर मेरे पास आज एक अमाउंट है, ठीक है, अब उसकी ही एक डिफरेंट मैं कोनोटेशन आपको दे रहा हूँ। मेरे पास आज लेट सपोज 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। मैं अगर इसको बैंक में 10% रेट ऑफ रिटर्न पे रखता हूं तो मुझे फ्यूचर में जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, मुझे फ्यूचर में क्या अमाउंट मिलेगी 15 साल के लिए अगर मैं रख देता हूं तो। ठीक है, तो दिस वुड बी अ फ्यूचर वैल्यू कि 15 साल बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। अब ये आई डोंट नो, आप सबने मेरा नहीं ख्याल पहले पढ़ा हुआ होगा, तो इसको मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसको देख लें, इसको प्रैक्टिस करें जब मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ। इफ यू फील कि कोई चीज इसमें मुश्किल है या आपको समझ नहीं आ रही, आई एम स्टिल गोना बी अवेलेबल, ओके। यू कैन आस्क मी एनी टाइम बिफोर योर एग्जाम्स। आप सबको कोई सेशन चाहिए हम वो भी अरेंज कर सकते हैं, बट बी श्योर टू प्रैक्टिस इट विद योर ओन हैंड्स। until you practice you cannot solve this in your exam, let me be very clear about it। moving on, अब ये जो फॉर्मूला है देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इट्स सुपर सिंपल। ये आप जो इसके अंदर ये वर्जन है, ये दूसरा वाला इसको ले लें, दिस वन इज द बेसिक फॉर्म। ये बेसिकली डिफरेंट स्टाइल्स में उसको लिख दिया है फॉर्मूले को मैंने। ये इतना सा फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू एफ वी इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी। ठीक है, अब दो चीजें क्लियर होगी। फ्यूचर वैल्यू ये है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है मेरे पास 10 लाख रुपए है इस वक्त, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर। आर क्या है? आर रेट ऑफ रिटर्न है। यहां पर रेट ऑफ रिटर्न बैंक मुझे 10% का ऑफर कर रहा है, तो 10% को हम लिखते किस तरह है, परसेंटेज को किस तरह लिखा जाता है, 0.1।
10% वुड बी 0.1, 20% वुड बी 0.2। मतलब सादा अल्फाज में समझा, 10%, 10 के आगे परसेंट होता है ना, इसको अगर हमने मैथमेटिकली लिखना हो तो 10 आउट ऑफ 100 लिख देते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करके देखें, 0.1 आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर के पर। तो वही बेसिक्स है। तो 100% जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर 10% है तो दैट वुड बी 0.1। और ये जो 1 है ये वही हमने ऐड किया कि प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मिल रहा है ना, इसलिए हमने वो 1 ऐड किया पहले। अगर ये देखें, अब ये जो 1 हमने यहाँ पर ऐड किया इस वजह से किया ताकि वो ओरिजिनल प्रिंसिपल को काउंट करे कि इसके ऊपर मिलना है रिटर्न जो है, ठीक है। और फिर सो 1 प्लस आर 1.1 हो जाएगा ये, रेज टू द पावर टी। टी इज द टाइम पीरियड कि कितने सालों के लिए हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 15 साल है, तो इस केस के अंदर हम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपके लिए कर भी देता हूं यहाँ पर। लेट्स सपोज, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द कैलकुलेटर, अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। सो आई हैव 10 लाख जिसको मैंने let me see, this is 1 lakh and this is 10, okay, a million divide sorry multiplied by, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू निकालने जा रहे हैं। सो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.1 रेज टू द पावर ऑफ लेट्स से 15 था, सो रेज टू पावर 15 इयर्स के लिए है। दिस वुड गिव मी अराउंड 41,77,000 रुपीज, ठीक है। तो मुझे 15 साल बाद 41,77,248 रुपीज मिल जाएंगे। तो मैंने ये कैलकुलेशन आज ही कर ली। अब ये कैलकुलेशंस क्यों करते हैं हम, हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी इस कैलकुलेशन? फाइनेंशियल मैनेजर्स को, और फाइनेंशियल मैनेजर को तो आप दूर छोड़ दें, बीइंग अ कॉमन मैन, बीइंग अ कॉमन इंडिविजुअल, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। हम एक ऐसा कंट्री है जहां पर हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते ही नहीं। दिस इज यू कैन से व्हाट कैन आई से मिसफॉर्च्यून। एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है कि हमारी फैमिलीज हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते रहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन इस वजह से हम एज इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैटर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत लेट डेवलप करते हैं। इंटरनेशनली बच्चा 18 का होता है, उसको कह दिया जाता है कि आप अपने फाइनेंसेस के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और उससे पहले कुछ अर्सा उसको ट्रेनिंग दी रही है कि दिस इज योर पॉकेट मनी, यू हैव टू अरेंज इट। तो आपको अपने मंथ के एक्सपेंसेस इसी में से मैनेज करने हैं। हमें जब पहली बार अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करने पड़ते हैं तो हम तो बाल पकड़ के बैठ जाते हैं, ओहो ये क्या हो गया, आज से पहले तो हमने कभी मैनेज नहीं किया, तो ये तो हो ही नहीं रहे मैनेज। महीना खत्म होने से पहले तो हमारे पैसे खत्म हो जाते, पॉकेट मनी लेट सपोज। वो ये चीज पहले करवा दो, उनको पहले से पता होता है कि हमने करना है, उसके बाद फिर वो प्लानिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्पेंड करेंगे। अब कि अपना बजट बनाए और हर चीज के ऊपर जितना जितना बजट बनाए उसके अकॉर्डिंग स्पेंड करें, ताकि एंड पे कुछ सेव हो जाए, महीने के एंड के ऊपर हमें किसी से उधार ना लेना पड़े। इस मामले पर ये एक बड़ी अच्छी बात होगी अगर हमारे स्टूडेंट्स भी सीख जाएं ये। एंड ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स की कोई इस तरह की शिक्षा नहीं हो कि 18 के बाद हमने आपको घर से निकाल देना है, या आप काम करें और खुद एटलीस्ट बच्चों को पॉकेट मनी के साथ या किसी और चीज के साथ ये सिखाना बहुत जरूरी है कि वो प्लानिंग करें अपने फाइनेंसेस की। वो देखें मेरे पास कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, मेरी इनकम के सोर्सेज क्या है, मेरे एक्सपेंडिचर्स क्या है, व्हाट कैन आई कट डाउन, व्हाट आई कैन नॉट कट डाउन। उसकी बजटिंग करना सीख लें। और अगेन फ्यूचर की प्लानिंग क्यों जरूरी है? हम गवर्नमेंट जॉब ढूंढते रहेंगे, डिफरेंट चीजें करते रहेंगे, जबकि आप किसी भी फील्ड में, अब आपको पेंशन चाहिए ना, तो यू कैन अरेंज योर पेंशन योरसेल्फ। जैसे हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, या रिटायरमेंट के बहुत सारे पेंशन फंड्स या डिफरेंट चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन आपको पता तो हो कि मैंने क्या इन्वेस्ट करना है, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, और मुझे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट, सो अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं या आपके पास जॉब नहीं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं लेट सपोज आफ्टर अ सर्टेन एज मैं बिजनेस को रन नहीं करूंगा, आई माइट गिव इट टू माय चिल्ड्रन और समथिंग, आई विल सेल इट, लेकिन मुझे ये पता हो कि उसके बाद मेरे पास एक सर्टेन इनकम आती रहे, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उस एज के ऊपर, देयर कुड बी सो मेनी अदर थिंग्स, ओके। मुझे लेट सपोज बच्चों को गिफ्ट वगैरह देने हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान किया कि मुझे उस एज में फिर इस पैसे की वैल्यू इतनी होगी, रफली मुझे इतने पैसे पर मंथ चाहिए होंगे। सो यू प्लान फ्रॉम नाउ एंड यू सेव एंड यू इन्वेस्ट दैट सेविंग। आप इन्वेस्ट करेंगे उस सेविंग को इस तरह से कि फ्यूचर में जब आपने रिटायरमेंट प्लान की हुई है तब तक इतनी अमाउंट हो जाए कि मंथली उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो या इसके ऊपर रिटर्न मिल रहा हो, जैसी भी इन्वेस्टमेंट है, वो इतना जरूर हो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इसी तरह से आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे सकते हैं जो खुद अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि आपने फाइनेंस पढ़ी है, आपको ये सारे टेक्निक्स, ये सारे फॉर्मूलाज आते हैं। सो
मेरे नजदीक एक फाइनेंस पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसको फाइनेंस में एक्सपर्टीज हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस समझता हो, मेरे नजदीक वो, आई डोंट थिंक सो कि उसको जॉब ना मिले तो वो कहीं रह जा सकता है। वो सादा सादा फाइनेंशियल प्लानिंग करके लोगों को कंसल्टेंसी दे सकता है, उनको पोर्टफोलियोज डिजाइन करके दे सकता है, उनको उनकी इन्वेस्टमेंट्स रिटायरमेंट की डिजाइन करके दे सकता है और उसकी फीस चार्ज कर सकता है, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही काम आप कर रहे हैं। आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं कि जी मुझे लेट सपोज मेरे पास, मैं पर मंथ इतना सेव कर सकता हूँ, तो मुझे अगले लेट सपोज 20 साल बाद मैंने रिटायर होना है, तो 20 साल तक ये मैं अगर पर मंथ सेव करता रहूं तो फिर इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट आता रहेगा और उसके बाद 20 साल बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, फिर वो मुझे पर मंथ क्या रिटर्न देगी। सो यू, ऑल दिस कैन बी डन विद दिस सिंगल फार्मूला। ये पूरा टॉपिक इस एक सिंगल फार्मूला पे खड़ा है। आप सोचे ना, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, तमाम सब कुछ इस एक फार्मूला पे खड़ा है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी। ये भी यही फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पॉइंट का साइन है, ये बस क्योंकि कंप्यूटर में आमतौर पे नहीं होता तो हम ये भी दे देते होते हैं। 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी का साइन है यहाँ पर, अगेन यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका एक और वर्जन आता है। बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एफवीआईएफ। एक्चुअली एक टेबल होता है हमारे पास, कई फाइनेंस की बुक्स के एंड के ऊपर आपको ये टेबल मिल जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये इस कैलकुलेशन का एक, आप समझ लें कि कैलकुलेशन करके आपको दी हुई है एक टेबल के अंदर, कि लेट सपोज ये 10% है और ये 15 या 20 है, तो टेबल में दिया होगा कि 10% पे 20 सालों के लिए ये इतना आता है। तो वो फिगर आप यहाँ पर प्लग कर देते हैं, ये कैलकुलेशन आपको खुद से नहीं करनी पड़ती। ये आप तब यूज करते हैं जब ये कैलकुलेशन जरा कॉम्प्लिकेटेड हो या आपको सही से कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता फाइनेंशियल को। इन दैट केस आप ये टेबल यूज कर सकते हैं। आप टेबल में से एफवीआईएफ का फिगर लेंगे, उसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। या फिर एक और तरीका भी है, आप टेबल में से पीवीआईएफ का फिगर लें और प्रेजेंट वैल्यू को उसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो भी फ्यूचर वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये तमाम फॉर्मूले सही है और ये सब एक ही चीज को डिनोट करते हैं, व्हाट इज दिस। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी। यहां पर फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर। आर इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये इंटरेस्ट रेट है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको मिल रहा है, रेज टू द पावर टी। अब मैं ये बता दूं कि इसको हमने इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं लिया, यहां पर मैंने इसको आर से डिनोट क्यों किया, या आमतौर पर इसको के से भी डिनोट किया जाता है कई बुक्स के अंदर, या कभी कभी आई भी मैंने कहीं देखा है एक आध बार शायद। लेकिन ये आर इसलिए क्योंकि ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में वर्ड बार बार क्यों यूज कर रहा हूं, इसकी जगह इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। कुछ सिनेरियोज के अंदर जैसे कि बॉन्ड्स हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट होता है। ये जब हम लेटर ऑन फाइनेंस की जरा इन डेप्थ जा रहे होंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स में जाएंगे, तब इसकी डिफरेंशिएशन और इसके अंदर क्या इश्यूज है वो मैं समझा दूंगा। यहां पर आमतौर पे आपको इंटरेस्ट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तकरीबन सेम ही मिल रहा होगा इस क्वेश्चंस के अंदर या इस जगह जहां पर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। और ये टी टाइम पीरियड है, इसको एन से भी डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड से या टी से, तो देयर आर लॉट ऑफ डिनोटेशंस, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आसान था, कोई मुश्किल? अब ये भी करवा ही दूं, चलें ये भी आपको करवा देता हूं। ओके, इसके अंदर अगर आप देखें तो थोड़ा सा चेंज है इस फॉर्मूला में। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू पहले मैंने सोचा था ये मैं आपको ना एक ही बार कंपाउंडिंग सारी समझा दूंगा और वो आप ना उसकी जगह इफेक्टिव, यहाँ पर इफेक्टिव एनुअल रेट ही ले लेंगे तो आपको ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही थी, आपकी सिंपल इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से हो जाती है। लेकिन जब कंपाउंडिंग हो रही होगी तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इन दैट केस आइदर आप ये फॉर्मूला यूज कर लें या फिर यहां आर की जगह पर इफेक्टिव एनुअल रेट लगा लें। ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट करने का तरीका भी अभी आपको समझा देते हैं। फिलहाल मैं आपको ये तरीके में बताता हूं कि हो क्या रहा है। बेसिकली ये हो रहा है, फॉर्मूला वही है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अब यहाँ आई आ गया, अब ये आई इंटरेस्ट का नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने सिर्फ यूज कर लिया, इसको हम कोई भी और लेटर भी यूज कर सकते थे, फिलहाल हमने आई यूज कर लिया। इसको इंटरेस्ट से फिलहाल कंफ्यूज ना करें। इस आई का मतलब है कि आर डिवाइडेड बाय, यू कैन से एक्स और वट एवर,
बेसिकली नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स, ठीक है। अब उसको आप x से डिनोट करें, यहां हमने x से डिनोट किया हुआ है, उसको आप c से, कंपाउंडिंग से c से डिनोट कर लें, यू कैन यूज एनीथिंग फॉर दैट, ठीक है। सो i मींस r डिवाइडेड बाय x और c और व्हाटएवर, एंड m मींस t मल्टीप्लाइड बाय x। ये यहां पर मैंने इसको आगे डिनोट भी कर दिया है कि n का मतलब है t इंटू एक्स, कि टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कंपाउंडिंग्स के साथ, और रिटर्न को, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर दिया जाएगा विद द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स। सादा हिसाब आपको समझा देता हूं, अगर साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब सेमी एनुअल है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट 10% है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो वो रह जाएगा 0.05, क्योंकि आधे साल का तो 0.5 ही मिलना है ना आपको, पूरा 10% तो नहीं मिल जाना, इसीलिए इसको डिवाइड करना जरूरी है। और क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स अब बढ़ चुके हैं, पूरे साल में 2 बार आपकी कंपाउंडिंग होके 2 बार ये इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न आधा हो गया ना यहाँ पर, तो ये टी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, अगर 1 साल था तो वो अब 2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ताकि वो उसकी कंपाउंडिंग को डिनोट कर सके। सिमिलरली ये अगली एग्जांपल से शायद आपको समझ आ जाए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई, का मतलब हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि था लेट्स सपोज 10%, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि कंपाउंडिंग अब 12 बार हो रही है, मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, हर महीने कंपाउंड होता है, ठीक है, तो आई डिवाइडेड बाय 12, ताकि वो इंटरेस्ट रेट पर मंथ निकल आए। तो ये जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा था उसको पर मंथ निकालने के लिए हमने आर को डिवाइड कर दिया है 12 के ऊपर, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स के ऊपर, और उसको फिर रेस टू दी पावर n किया है। n का मतलब अगेन जो भी टाइम पीरियड था, लेट्स सपोज 1 साल के लिए आपने रखे थे, तो 1 साल मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 12 बार कंपाउंड हो रहा है और ये इंटरेस्ट रेट पर मंथ है, तो इसको यहां पर मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, तो यहाँ n की वैल्यू 12 हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। अगर किसी को नहीं समझ आई, आई विल स्टिल आस्क देम कि मुझसे ये पूछें, मैं आपको दोबारा करवाऊंगा ये टॉपिक, बार बार इसको सुन लें तो भी समझ आ सकती है, अदरवाइज नहीं समझ आती तो मैं और इससे आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई थिंक ये मल्टी पीरियड में उन्होंने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने ये कैलकुलेशन आपको शेयर की हुई है, यू कैन वॉच दिस। ये बेसिकली एनिमेशन और डायग्राम सिर्फ इसलिए है कि आपको बात समझ में आ जाए। अब ये देखें, ये फ्यूचर वैल्यू है $1.10 की एट 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 40% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो आज जीरो टाइम पीरियड होता है, जब आज के अंदर हम बैठे हैं, जब डिसीजन करें तो ये जीरो टाइम पीरियड है, इसके बाद पूरा 1 साल आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। अब ये $1.1 से हम शुरू हुए, रेज टू दी पावर 1.4, रेज टू दी पावर 1 ईयर है तो 1 पावर 1 होगी, इसका मतलब कुछ नहीं, तो वो 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, इसका मतलब 1.54 हो जाएगा अगले साल इसकी वैल्यू। फिर 1 साल बाद इसके पर अगर 2 साल है इसकी वैल्यू, तो 2 साल के लिए रेज टू द पावर 2, ये हो जाएगा 2.16। 3 साल है तो इसके लिए ये कंपाउंडिंग नहीं हो रही, ये आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, आप निकाल लेते हैं, ओरिजिनल अमाउंट ही अगले साल इन्वेस्ट होती है, ये देखें ना, 0.1 है, 0.1 है, 0.1 है, 0.1 है, इस तरह रेज टू द पावर 4, रेज टू द पावर 5, और ये $5.92 बन जाते हैं 5वें साल तक। आई होप फ्यूचर वैल्यू आपको समझ में आ गई है कि फ्यूचर में किसी चीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। अब आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, कि हमें पता है फ्यूचर में हमारे पास ये पैसे आएंगे, लेकिन हमें पता है उसकी वैल्यू आज की डेट में इतनी नहीं है, आज की डेट के हिसाब से इन पैसों की वैल्यू कम बनती है, तो हम देखना चाहते हैं कि आज इनकी वैल्यू क्या बनती है जो फ्यूचर में हमें पैसे मिलने हैं, ताकि हम उस हिसाब से आज इन्वेस्टमेंट करें ना, हम गलत इन्वेस्टमेंट ना कर बैठे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसी फॉर्मूला को आपने यूज करना है, इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला कहा था कि ये फॉर्मूला याद कर ले। This is going to be the most important formula that you'll be using in finance. One of the most important formula, हर चीज में यूज होगा, इसको अच्छी तरह से याद करना, और बहुत आसान है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी। अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मैथ्स में करते थे, बेसिकली यहाँ 4 टाइप के सवाल आएंगे, यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू में, बाकियों की मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। या तो आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है, या आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, या आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, या आपको टाइम पीरियड ढूंढना है, इसके अलावा सवाल नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। बेसिकली 4 चीजें हैं इस फॉर्मूला के अंदर, चारों में से कोई एक मिसिंग होगी जो आपने ढूंढनी होगी, बाकी तीनों आपको दी हुई होंगी, ठीक है। पहले केस में फ्यूचर वैल्यू मिसिंग थी जो हम ढूंढ रहे थे, इसके लिए हमने पीवी को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आर से रेज टू द पावर टी। इस केस में पीवी मिसिंग है, प्रेजेंट वैल्यू मिसिंग है, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है,
मुझे पता है कि आज से 20 साल बाद मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे इंश्योरेंस वालों ने या बैंक वालों ने कहा जी आप आज आप कुछ पैसे रखवाएं तो आपको, या मुझे जरूरत है, मैं चाहता हूं कि मुझे आज से 20 साल बाद 50 लाख रुपए मिल जाए, लेट्स किसी भी तरह की मेरी जरूरत है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आज मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूं कि मुझे 50 साल बाद, सॉरी 20 साल बाद 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। सो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू मिसिंग है, दिस थिंग। मुझे ये पता है मैथ्स के अंदर हम क्या करते थे, यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस टू द पावर टी। और अगर आप, सॉरी एक्सक्यूज मी, यहां देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस टू द पावर टी। गॉट इट? क्या किया हमने, यहां प्रेजेंट वैल्यू थी, ये यहां पर था, तो बेसिकली क्या हुआ, हमने प्रेजेंट वैल्यू रहने दी और हमने उसके आगे की पूरी इक्वेशन जो मल्टीप्लाई हो रही थी यहां लाए, तो ये डिवाइड हो जाएगी। आपको याद होगा मैथ्स में जो आपने कहा था कि एक साइड से इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर हम कोई चीज लेकर जाते हैं तो वो सिंबल ऑपोजिट हो जाता होता है। तो यहां पर अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा था प्रेजेंट वैल्यू इनटू एफ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर एस टू द पावर टी, तो यहां आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो सिंपली प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस टू द पावर टी, क्योंकि हमें पीवी ढूंढनी है, हमारे पास बाकी सारी चीजें हैं। गॉट इट? अब इसका एक और तरीका वही वाला जो मैंने ऊपर बताया था आपको, कि अगर टेबल आपके पास अवेलेबल है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एफ बी को या तो मल्टीप्लाई कर दें पीवीआईएफ से, या पीवी निकालने के लिए एफ बी को डिवाइड कर दें एफवीआईएफ के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये याद से टेबल से ही देखिएगा, 4 तरह के टेबल्स होते हैं, पीवीआईएफ, पीवीआईएफ ए, एफवीआईएफ, एफवीआईएफ ए, इनमें फर्क है। ये इसीलिए मैंने तमाम फॉर्मूलाज यहां बड़े क्लियरली लिख दिए हैं, तो इनको जरा प्रॉपरली अपने माइंड में रखिएगा। लेकिन मैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के मामले में रिकमेंड करता हूं कि टेबल ना इस्तेमाल किया जाए। एटलीस्ट इतनी कैलकुलेशन एक फाइनेंशियल मैनेजर को, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को खुद करनी आनी चाहिए। ये बेहद आसान फॉर्मूला, इससे अगली स्टेप्स के ऊपर मैं रिकमेंड करता हूं कि ठीक है आप कर लें, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कभी भी कैलकुलेटर पे कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है उसकी वजह से। ऑल्दो मैं उसके मार्क्स उस लिहाज से नहीं काटता, तो मैं यूजली स्टेप वाइज मार्क्स काटता हूं। अगर एक स्टेप पे मिस्टेक हो गई है लेकिन आगे की स्टेप्स ठीक है तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं, क्योंकि पिछली मिस्टेक की वजह से अगली स्टेप्स का फिगर चेंज हो गया, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी स्टेप के मार्क्स आपको ना दिए जाए। तो अगर आपको अगली स्टेप सही आती थी, पिछली स्टेप में आपसे कोई मिस्टेक हुई, तो वहां उसके नंबर कट जाएंगे जो आपके कटने चाहिए। अगली स्टेप जो आपने सही की है उसके नंबर मिलेंगे चाहे फिगर गलत ही है। ठीक है, हाँ अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू के मामले में एक ये मसला भी है। इसको कैसे एक्सप्लेन करें आपको? वेल, इन दिस केस आई थिंक बेटर ये है कि फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें, एफवीआईएफ की भी, सॉरी फ्यूचर वैल्यू की भी, प्रेजेंट वैल्यू की भी। और अब भैया अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा तो आप इस फॉर्मूला में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे, यू माइट जस्ट डिस्ट्रॉय दिस फॉर्मूला इन योर माइंड, और फिर ये शायद आप दोबारा इसको यूज ना कर सकें। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, कभी कभी हमें पेमेंट जो है वो डिले के साथ आ रही होती है, तो उस केस के अंदर हम डिस्काउंट फैक्टर यूज करें, फिलहाल आप उसको इग्नोर कर दें। फिलहाल क्योंकि हम आपको बहुत बेसिक, क्योंकि आपका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है अभी तक फाइनेंस का, तो बिल्कुल बेसिक मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, फिलहाल आप ये सीख लें, ये आगे की कैलकुलेशन इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। ठीक है, फिलहाल आपने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद रखना है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी, और इसी फॉर्मूला को मैथमेटिकली इन्वर्स कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो बस प्रेजेंट वैल्यू के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो फ्यूचर वैल्यू के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे आप, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए और ये अच्छे से आपने प्रैक्टिस करने हैं। मैं क्लियरली बता दूं, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, ये कोई ना सोचे कि ये प्रैक्टिस नहीं करने। प्लीज डू रिमेंबर दिस, यू हैव टू डू इट। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेजूंगा, इसकी एग्जांपल देख लें।
मुझे पता है कि मुझे 5 साल बाद $20,000 मिलने हैं। ये हमने ये जो ऊपर आई थिंक केस एग्जांपल के लिए कैलकुलेट की थी, ये वही वाली है, उससे मिलती जुलती होगी कोई। अच्छा नहीं, ये जरा डिफरेंट है। सो इन सिंपल टर्म्स 15% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। 20,000 मुझे 5 साल बाद मिलने हैं, ठीक है, मुझे पता है। और मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, ठीक है। 20,000 मुझे मिलने हैं 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। और ये 5 साल है, यू सी 20,000 मिलने हैं। तो आज जीरो टाइम पीरियड में, ये यहाँ ना समझिएगा एरर यहाँ पर है, ये जीरो टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है जब हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आज जीरो टाइम पीरियड में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20,000 डिवाइड बाय 1.15, क्योंकि 15% हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और 5 साल इसकी ड्यूरेशन है। 15% ही आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन से आपके पास आंसर आया कि आज जो आपको रिक्वायर्ड, आज की जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो $9,943.53 बनती है, ठीक है। अब ये से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये सब इसको खुद भी प्रैक्टिस करके जरूर देखें एक बार प्लीज, ठीक है। अब कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ एन एसेट फॉर $335 which may be sold for $400 in 3 years. If the discounting factor is 10%, is this a good investment? क्योंकि 10% रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। सोल्ड फॉर 400, 3 ईयर, 3 ईयर का टाइम पीरियड है उसका, ठीक है। $400 के अंदर वो उसको बेच सकते हैं। तो आपको ये डिटरमिन करना है कि आज क्या $335 के अंदर इसको परचेज करना वुड बी अ वाइज डिसीजन। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 10% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से और 3 इयर्स के हिसाब से, ठीक है। Since this company can invest 335 elsewhere at 10% in these 3 years, it would grow to, so 335 अगर आज हम बैंक में रखें, लेट्स सपोज बैंक हमें 10% रेट ऑफ रिटर्न देता है, हम बैंक में रखें $335 आज, तो वो 10% हमें रिटर्न देगा और 3 साल बाद हमने देखना है क्या बनता है, ठीक है। तो सेम 335 प्रेजेंट वैल्यू है हमारी, मल्टीप्लाइड बाय 1 + r हमारा 1.1 हो गया क्योंकि 1 + 0.1 था और रेज टू द पावर 3 years। This gives us $445.89। क्योंकि जो हमें उस चीज को खरीद कर बेचने से $400 मिलेंगे 3 साल बाद, उससे ज्यादा पैसे हमें इस वक्त जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या बैंक में पैसे रखवाने से मिल सकते हैं, इसलिए हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू कम से कम इतनी तो आनी चाहिए, 445.89 अगर हमें फ्यूचर में इसकी सेल प्राइस मिलती है तो हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमें इसी $335 को आज इन्वेस्ट करने के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने पर ₹445 मिल सकते हैं। सिंस द proposed परचेज ऑफ एसेट pays out only $400, it is not as good as other investment alternatives जो कि हमारे पास अवेलेबल है 445 वाला। अगर इसको एक और तरह से कैलकुलेट करना चाहें तो $400 को डिस्काउंट बैक कर लें, ठीक है। सो दैट वुड गिव यू अराउंड, कि आपने बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उसकी, ठीक है। फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेट सपोज बन जाती है $300, ये अब उसने कैलकुलेशन की हुई है इसकी, ठीक है। $300 उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है। सो दैट गिव्स यू, अगेन वही फॉर्मूला वही रह गया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू जो कि $400 है, डिवाइड बाय 1.1 जो उसका रेट था और 3 उसका जो है टाइम पीरियड है, दैट गिव्स यू $300 कि आज इसके लिए आप या तो $300 इन्वेस्ट करें, इससे ज्यादा ना करें, 300.53। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल इस केस की, ठीक है। अब व्हाट रेट इज एनफ, क्या रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए होगा, ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। assume that the total cost of a college education will be $50,000 when a child enters college in 12 years. The parents have $5,000 to invest today. What rate of interest must you earn on your investment to cover the cost of your child's education? अब आपके बेटे को या बेटी को स्कूल कॉलेज जाना है और वहां पर जो उसकी ट्यूशन फीस होगी वो $50,000 होगी 12 साल बाद, और उसके लिए आज इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ $5,000 है, तो आपको किस रेट ऑफ रिटर्न पे ये इन्वेस्ट करना होगा कि आपको $50,000 मिल जाए, $50,000 मिल जाए, ठीक है।
अब यहाँ पर आप अगर आप ये फॉर्मूला देखें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r⁻t। ठीक है, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है $50,000, $50,000। प्रेजेंट वैल्यू भी अवेलेबल है, दैट इज $5,000। ठीक है, और 1 + r के अंदर रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास नहीं है, टाइम पीरियड हमारे पास है 12 ईयर्स का। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह कर लें कि इसको हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 50 के ऊपर। ठीक है, सो 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है, वुड बी इक्वल टू 1 + r⁻12, जिसका आंसर आता है 10। ठीक है, अब 1 + r⁻12 वुड बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको अगर अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, so that would give you 1 + r is equal to 10 अंडर रूट 10 या फिर 10⁻1/12। बात एक ही होगी ना। ठीक है, r would mean अब इस केस के अंदर हम r फ्री हो गया। ठीक है, सो r is equal to 10⁻⁻, या अंडर रूट 10 - 1। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास 1.2115। इसका मतलब है, और इसमें से आप 1 माइनस हम कर चुके हैं, या 1 - इसमें से हमने कर दिया, तो वो आपके पास आ गया 0.2115। दैट गिव्स यू 21.15% के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करें, अबाउट 21.15%, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप इतने पे इन्वेस्ट करें आज, तो आपको जो है ये 12 सालों बाद ये $50,000 मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया इंटरेस्ट का रेट का। अब हम जाएंगे जरा टाइम ढूंढने की तरफ कि टाइम कैसे रिटर्न किया जाए। हमने फ्यूचर वैल्यू ढूंढ ली, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ ली, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढ लिया। अब हम ढूंढना चाहते हैं कि टाइम पीरियड कैसे पता किया जाए। ठीक है, अब ये एक छोटी सी केस स्टडी है। इस केस के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका का एक प्रेसिडेंट रहा है, बहुत पॉपुलर, जिसकी फोटो आज भी अमेरिकन डॉलर के ऊपर है आई थिंक। ये बेसिकली पायनियर्स में से था जिन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया था और अमेरिका के इंडिपेंडेंस में काम किया था। उसके बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसकी केस स्टडी, बेंजामिन फ्रैंकलिन डाइड ऑन April 17, 1790। In his will, he gave 1,000 pounds sterling to Massachusetts and the city of Boston. He gave a like amount to Pennsylvania and the city of Philadelphia. ठीक है, 1,000 पाउंड उसने इनको दिए और 1,000 पाउंड उनको दिए। The money was paid to Franklin when he held political office, but he believed that politicians should not be paid for their service. तो क्योंकि ये एक बड़े, क्योंकि हमारे जैसे कि कायदे आजम की तरह एक ये बहुत यू कैन से कि बड़े पॉपुलर अमेरिकन पॉलिटिशियंस में से रहा है और बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर एक अमेरिकन हिस्ट्री का, इसने बड़े कंट्रीब्यूशन किया अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसका भी ये बिलीफ था, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस का, जैसे हमारे कुछ स्टेट्समैन का बिलीफ होता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस को पे नहीं किया जाना चाहिए फॉर दिस। जैसे कि इस्लाम के अंदर भी बिलीफ है कि पॉलिटिशियंस को जो है उनकी सर्विसेज के लिए पे नहीं लेनी चाहिए इससे ज्यादा कि उसकी जरूरत पूरी करो, क्योंकि अब वो अपने लिए काम नहीं कर सकता। अब वो अगर स्टेट के अफेयर्स चलाएगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स, घर की रिक्वायरमेंट्स के लिए काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए सिर्फ मिनिमल जितना खर्चा होता है उतना वो लेने के लिए हमारे जितने इस्लामिक लीडर्स रहे हैं वो लेते थे। अगर कभी पता चलता था कि इसमें से भी बच सकता है तो उतना जाके कम करवा देते थे अपनी सैलरीज में से। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये पेमेंट मिली थी 1,000, ये उसने वो सारी की सारी अपनी सर्विसेज के लिए, पॉलिटिकल सर्विसेज के लिए मिली थी, उसने वो सारी मैसाचुसेट्स और बोस्टन और फिर पेंसिल्वेनिया और फिलाडेल्फिया को वो सारी की सारी दे दी थी अमाउंट। ठीक है, फ्रैंकलिन ओरिजिनली स्पेसिफाइड दैट द मनी शुड बी पेड आउट 100 years आफ्टर हिज डेथ एंड यूज्ड टू ट्रेन योर यंग पीपल। ठीक है, कि 100 साल बाद उसकी डेथ के दी जाएगी और ये यंग पीपल को ट्रेन करने के लिए दी जाएगी। लेटर हाउएवर आफ्टर सम लीगल wrangling it was agreed that the money would be paid out 200 years after Franklin's death in 1990। तो 1990 में ये अमाउंट पे की जाएगी 200 साल बाद। By that time the Pennsylvania bequest had grown to about $2 million. The Massachusetts bequest had grown to $4.5 million. The money was used to fund the Franklin Institute in Boston and Philadelphia. ठीक है, जो उन्होंने पेंसिल्वेनिया को दिया था वो $2 मिलियन हो गया था, जबकि मैसाचुसेट्स को जो दिया था वो $4.5 मिलियन बन चुके थे उस वक्त तक पहुंचने तक। ठीक है, assuming that 1,000 pounds sterling was equivalent to $1,000, what rate did the two states earn?
अच्छा सॉरी, यहाँ पर रेट की बात हो रही है, ठीक है। हमने यहाँ इसी केस के अंदर अभी फिलहाल रेट के पर ही हम तो रेट ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये पाउंड के अंदर इसलिए क्योंकि 1792 तक ये जो है अमेरिका के अंदर जो था वो डॉलर नहीं था, पाउंड ही चलता था, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी ही था। जैसे हम ब्रिटिश कॉलोनी थे वैसे ये भी ब्रिटिश कॉलोनी था। इन्होंने सिविल वॉर लड़ी, सॉरी इन्होंने वॉर लड़ी ब्रिटेन के साथ। एज अ रिजल्ट वो इंडिपेंडेंट हो गए, और उसके बाद से इन्होंने अपनी कंट्री को चलाया है तब से। एंड यू नो अबाउट आवर हिस्ट्री, सो आगे चलें। For Pennsylvania, the future value is $2 million and the present value is $1,000. There are 200 years involved, so we need to solve for R in the following. ठीक है, $1,000 उसने लगाए, प्रेजेंट वैल्यू जो थी उसने रखे थे, 2 मिलियन मिले, ये फ्यूचर वैल्यू थी जो बाद में मिल गए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर 200 ईयर्स थे, ठीक है। आर की वैल्यू हमने ढूंढनी है, वही तरीका जैसे हमने ऊपर किया था। सो यहाँ पर 2 मिलियन था, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के ऊपर, दिस बिकेम 2000, और इसकी जगह यहाँ पर ये इधर आपके पास आ गया 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर 200। अगेन उसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं दिस वुड बी अराउंड 3.8% पर ईयर, ठीक है। जबकि मैसाचुसेट्स वाला जो केस था उस केस के अंदर ये 4.3% के हिसाब से ग्रो हुई है, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस आर, बेसिकली वो वही तरीका होगा, ये अंडरस्कोर 200 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको इसके अंदर से हम फिर 1 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा तकरीबन 0.387, जिसका 0.0387, जिसका मतलब होगा 3.87% इसका रिटर्न हमें मिला है। या आपने कैलकुलेशन खुद भी करनी है। नेक्स्ट, अब ये एग्जांपल है नंबर ऑफ पीरियड्स ढूंढने की, कि टाइम पीरियड कितना चाहिए होगा एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट को सर्टेन अमाउंट में कन्वर्ट होने में, ठीक है। इफ वी डिपॉजिट $5,000 टुडे इन एन अकाउंट पेइंग 10%, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ग्रो टू $10,000? अगर मैं आज $5,000 इन्वेस्ट करता हूं तो कितने सालों में ये $5,000 10% अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये $10,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बढ़ चुके होंगे। लेट्स सी, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है $10,000। मैं चाहता हूं कि मैं जब ये ब्रेक लेता हूं, पॉज लेता हूं, तो आप खुद से आंसर करें जरूर, एटलीस्ट अपनी ट्राई तो जरूर करें ना। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है $5,000, दैट इज वेरी गुड। अगर आप ये देखें हम फिल भी करते जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, दैट वुड बी 0.10, सो 1.10 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 प्लस भी करना होता है उसमें। So you see, future value is 10,000, present value is 5,000. So future value 10,000 is equal to 5,000 multiplied by 1 plus r, that is 1.1 raised to the power t. अब ये t हमारे पास मिसिंग, मैंने कहा था कोई एक चीज मिसिंग होगी, बाकी सब अवेलेबल होगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू के ऊपर हम, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 5,000 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यू सी 10 डिवाइडेड बाय 5,000, ये 2 आ गया। सो 1.1 रेज टू द पावर ऑफ t इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस केस के अंदर दो चीजें आप कर सकते हैं। एक फंक्शन है कैलकुलेटर के अंदर, अगर आप ये देखें ये दो फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं ln, और एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं log, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर हम वो टी टाइम पीरियड हमें नहीं पता, उसको ढूंढने के लिए हम ये जो बाकी की फ्रैक्शन है इन इस दोनों के ऊपर, दोनों साइड, क्योंकि हम एक साइड पे कुछ चीज ऐड नहीं कर सकते, हम दोनों तरफ ln लगा देते हैं। यहाँ ln यूज हुआ है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पहले ये क्वेश्चंस किए हुए हैं उनका कहना ये है कि सिर्फ लॉग के साथ भी सेम आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। Now I don't want to go into the mathematics of that, लेकिन you can use that as well, और वो सही आंसर देता है, हमने ये ट्राई किया हुआ है, ठीक है। ln अगर आपने दोनों तरफ लगा दिया, that would give you t is equal to ln2 divided by ln 1.1, ठीक है। अब t सेपरेट हो गया, so that would be the way to separate out t. So t is equal to time period is equal to ln2, जो यहाँ पर था आपके पास, ये देख रहे हैं आप, और इसको हमने डिवाइड कर दिया इसके पर ln 1.1 के साथ, that gives you 0.6931 divided by 0.0953, जिसका मतलब है 7.27 years। जब इसका आंसर आता है तो that would be 7.27 years, तो t is equal to 7.27 years, ठीक है। ये इकलौता एक थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, ठीक है। इस
इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ट्रिकी होगा। ये जरा ट्रिकी होता है क्योंकि यहाँ आपको एलन लगाना होता है दोनों तरफ, एंड दिस गिव्स यू द टी, एंड आप एलन को फिर दूसरे एलन के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ ईयर्स। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। इसके मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक और चीज, फाइंडिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स, रूल ऑफ 72। For reasonable rate of return, the time it takes to double the money is given approximately by t is equal to 72 divided by r. ठीक है। Continuing with the example, we have discount rate of 10%. So t is equal to 72 divided by 10 would give you 7.2 years. तो अगर आप ऊपर की एग्जांपल देखें तो ये 7.27 years ही आता है। तो ये एक रफ कैलकुलेशन करने का तरीका है, ये एक एक्यूरेट कैलकुलेशन करने का तरीका है। ठीक है। तो एक और तरीका जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ 72 के थ्रू कैलकुलेट करना, उसके थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बेसिकली 72 डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो आपको टी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है। लेकिन एक चीज मैं इसके बारे में क्लियर करता जाऊं, ये आपका सिर्फ तभी एप्लीकेबल है ये रूल ऑफ 72 जब तक आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है, डिस्काउंट रेट जो है वो 5 से 20% के दरमियान है। 5 से कम होगा तो भी ये तरीका सही काम नहीं करेगा, और 20 से ज्यादा होगा तो भी ये तरीका सही काम नहीं करेगा। सो ये भी बात आपको एक माइंड में रखनी है। अभी आगे एग्जांपल्स हैं कि नंबर ऑफ पीरियड्स ढूंढने हैं, टाइम पीरियड ढूंढना है। उसका एक और एग्जांपल है कि कितने सालों के अंदर आपको ये पैसे वापस मिल रहे होंगे। तो अगेन वही तरीका आपके सामने है, एलन लगाते हैं हम, उससे टाइम पीरियड ढूंढ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ये आप खुद प्रैक्टिस करें। ऑल्दो यहाँ सॉल्व हुआ है, लेकिन आपको मैं चाहूंगा कि आप खुद प्रैक्टिस करें, और यू कैन सी दिस कि ये कैसे हो रहा है। मल्टीपल कैश फ्लोज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, तो कैसे मल्टीपल टाइम पीरियड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा रही है उसी। मूविंग ऑन टू एन्युटी। व्हाट इज एन एन्युटी? एन्युटी अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं पहले, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एन्युटी बेसिकली इज इक्वल एनुअल पेमेंट्स और इक्वल एनुअल रिसिप्ट्स। ठीक है, ओके, टू एक्सप्लेन दिस, इक्वल एनुअल पेमेंट्स जैसे कि हम इंश्योरेंस करवाते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस जब आप करवाएंगे तो इन दैट केस आपको हर साल आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करनी होगी, हर महीने या हर साल, लेकिन वो फिक्स्ड होगी अमाउंट। लेट्स सपोज कि 1000 रुपया हर साल आपने जमा करवाना है, तो आपकी एक सर्टेन अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस हो गई है। तो अब आपको हर साल ये अमाउंट जमा करवानी है, और ये सेम रहेगी, ये किसी साल में चेंज नहीं होगी। 15 साल तक आप 1000 रुपया या 10,000 रुपया हर साल जमा करवाते जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन एन्युटी। सिमिलरली कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको हर साल सेम रिटर्न दे, जैसे कि एक बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है, तो उसने 5 सालों तक 10% रिटर्न आपको देते रहना है। दैट इज अगेन एन एन्युटी, कि हर साल लेट्स सपोज 1000 रुपए का बॉन्ड है, 10% रिटर्न देते हैं, हर साल 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया आपको मिलता रहेगा अंटिल द लास्ट ईयर, जिसके अंदर आपको बेसिकली ओरिजिनल अमाउंट भी वापस मिल जाएगी, लेकिन जो उसकी रिटर्न है उसके ऊपर वो एन्युटी ही है, वो हर साल 100 ही मिलता है। ठीक है, तो इक्वल एनुअल पेमेंट आप किसी को कर रहे हैं, या इक्वल एनुअल आपको कोई रिसिप्ट आ रही है जो इक्वल हो एनुअली, दैट इज कॉल्ड एन एन्युटी। ठीक है, लोन रिपेमेंट अगर आप कभी देखें तो वो भी इस तरह हो रही होती है कि आपके लोन की वो इंस्टॉलमेंट्स आपको बना देते, बता देते कि आपने हर साल, लेट सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो हर साल आपने अगर लेट सपोज 5 साल के लिए लिया था, तो हर साल आपने लेट सपोज 2,25,000 रुपये हमें देना है। वट एवर द अमाउंट वुड बी, 2,10,000 देना है, 2,15,000 देना है, वट एवर जो अमाउंट उनके साथ आपकी तय होगी, तो वो हर साल सेम ही अमाउंट होती है जो आपसे चार्ज करेंगे। हालांकि इसके अंदर पहले साल में आपसे जो चीज ली जा रही होगी उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और जो प्रिंसिपल की अमाउंट होगी वो कम होगी। अगले साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट की अमाउंट घटती जाएगी और प्रिंसिपल की अमाउंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये एक और पूरी कैलकुलेशन है, कभी करवाएंगे तो आपको समझ, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि वो अमाउंट हर साल आप बराबर ही दे रहे होते हैं, अमाउंट में डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एन एन्युटी। तो कोई भी इक्वल एनुअल सीरीज ऑफ कैश फ्लोज जो है उन्हें हम एक एन्युटी कहते हैं। सो एन्युटी कैन बी इक्वल एनुअल डिपॉजिट्स और इक्वल एनुअल विड्रॉवल्स। ठीक है, सो इक्वल एनुअल पेमेंट्स और इक्वल एनुअल रिसिप्ट्स। की पॉइंट क्या है? इक्वल एनुअल कैश फ्लोज।
कि हर साल बराबर अमाउंट में कैश फ्लो हो रहा होगा, चाहे आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, लेकिन बराबर अमाउंट हर साल सेम अमाउंट हो रही होगी। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। assume annual deposit of $100 deposited to at end of each year 5% interest for 3 years। ठीक है, कि 5% इंटरेस्ट के ऊपर आपने 3 सालों के लिए $100 डिपॉजिट करने का सोच लिया, जो कि हर साल के एंड पे आपने डिपॉजिट करवाना होगा। सो ईयर 1 के अपने एंड के ऊपर डिपॉजिट करवाना है $100, दैट गिव्स यू $100, बिकॉज इस साल के अंदर आपने शुरू में नहीं डिपॉजिट किया, आपने एंड में डिपॉजिट किया। यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है जो एक डिफरेंट मैं आपको कहता है चीज है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। ईयर 2 के एंड के ऊपर आपने जब $100 करवाए तो उसके ऊपर 5% आपको मिलेगा। ठीक है, ये पिछले साल का आपका $100 पड़ा था जिसके ऊपर पूरा साल आपको मिला है। तो अब आपने क्या किया, आपने पिछले साल के $100 के ऊपर 5% कमाया, दैट वुड बी अराउंड दैट वुड बी $5, और 100 आपका पिछला पड़ा था, 100 आपने इस साल फिर से और दे दिया, अब आ गया $205। अब अगले साल $205 के ऊपर आपको 5% मिलेगा, दैट वुड बी अराउंड $10.25, और आपके पहले से $205 पड़े थे और आपने $100 इस साल और जमा करा दिया, आपको टोटल मिला $315.25। ठीक है, नाउ दिस मेक्स सम सेंस, डज इट? कि आपने जो पैसे आप, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आप हर साल सेम अमाउंट दे रहे हैं, 100 100 100, आप डिफरेंट अमाउंट नहीं दे रहे। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर करना जरूरी। यहाँ पर जो एक इसमें इशू था वो ये था कि आप पेमेंट साल के स्टार्ट में नहीं दे रहे, साल के एंड पे दे रहे हैं। ये बहुत कम होता है लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है। यूजुअली आप पेमेंट साल के स्टार्ट में दे रहे होंगे, तो यहाँ आपको ये जो ये फर्स्ट ईयर के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये नहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। आप डायरेक्टली साल के स्टार्ट से पेमेंट दे रहे होते हैं और एंड तक उसको एंड वाली पेमेंट वाली केसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम रेयर केसेस हैं लेकिन होते हैं। ठीक है, अब इस मामले को जरा सा मैं अब आपको इजी करके समझा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन आपने की है ये बड़ी मुश्किल है, गौर करें इस बात पे। ये जो कैलकुलेशन आपने की है ये बड़ी मुश्किल है। क्यों? आपने हर साल की कैलकुलेशन करनी है, फिर उसका इंटरेस्ट निकालना है, फिर उसके अंदर पिछले साल की और उस साल की अमाउंट ऐड करनी है, और फिर अगले साल की कैलकुलेशन करनी है, एंड यू विल गो ऑन। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो यू विल बी ट्रैप्ड। तो इसका फॉर्मूला भी अवेलेबल है, सी इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + r रेज टू द पावर t होल डिवाइडेड बाई r, और ये सी इसके बाहर है, मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो उससे बाहर है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसका मैं आसान फार्मूला स्टूडेंट्स को करवा देता होता हूँ। ये क्योंकि स्टूडेंट्स से नहीं हो रहा होता, ये स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं। सी बेसिकली आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, या जिसे हम यहाँ प्रेजेंट वैल्यू नहीं कह रहे, इसे हम कहते हैं पेमेंट। ठीक है ना, ये वो पेमेंट है, ये वो अमाउंट है जो आप एनुअली पे कर रहे होते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, 1 - 1 वैसे ही रहेगा, 1 + r जो है वो r आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, टी आपका टाइम पीरियड है, और आपका r रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका भी है, दैट इज अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सादा सा तरीका उसका ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज इक्वल टू पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। ठीक है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, एंड दैट वुड गिव यू दी पीवीआईएफए, सॉरी पीवीआईएफ। इंटरेस्ट फैक्टर वैसे एन्युटी का ही हम निकाल रहे हैं, लेकिन वो एन्युटी के लिए यूज होता है, तो हम पीवीए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ढूंढनी हो तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, ये यहाँ पर आपके सामने आ गया। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ढूंढनी है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू पेमेंट इनटू एफवीआईएफए, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ढूंढनी है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू पेमेंट इनटू पीवीआईएफ। सादा सा तरीका है। अब ये टेबल किस तरह से देखा जाता है? टेबल में एक तरफ होगा इंटरेस्टेड, लेट्स सपोज यहाँ पर इंटरेस्टेड होगा 1%, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लेट्स सपोज 20 तक है, और ये 20 कॉलम्स बने हुए होंगे इसके। और दूसरी तरफ होगा नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20, लेट्स सपोज वो भी दिए हुए। तो आपको चाहिए लेट्स सपोज 10% रेट ऑफ रिटर्न और 10 ईयर्स ही चाहिए, तो आप 10 के कॉलम में जाएंगे और 10 ही की रो के अंदर चले जाएंगे। जो फिगर यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा वो फिगर आपका एफ का या पीवीआईएफए का आप यूज कर लेंगे,
और उसको पेमेंट से मल्टीप्लाई करें, पेमेंट वही अमाउंट है जो एनुअली आप इक्वल अमाउंट पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी पीवीआई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। हम्म, ये एक पीवीआईएफए की एग्जांपल है। By looking at your budget, you know you can pay $632 for a new car. Bank is offering you a loan for 48 months at 1% per month. How much should you borrow? ठीक है, अभी क्योंकि मंथ्स है तो ये हम मंथ्स के हिसाब से ये कैलकुलेशन यहाँ पर चल रही है। तो 632 आप क्योंकि अभी दे सकते हैं, आपको पता है ये आपने मंथली आई थिंक देना होगा, तो उसको उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया, तो $24,000 तक आप बोरो कर सकते हैं। अब इसमें उसने पीवीआईएफए यूज नहीं किया, आई वुड हैव लव्ड इट इफ वो पीवीआईएफए यूज करके आपको ये दिखा देता तो मैं आपको फैक्टर जरा समझा देता। उसने फॉर्मूला यूज कर दिया अगेन, लेकिन यू नो कि फॉर्मूले में क्या है, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% है पर मंथ है, तो वो आपने 1% डाल दिया और पर मंथ का ही ऊपर वो रेज टू द पावर कर दिया है, बाकी सारे तो आपको पता ही है, ये 0.1 भी वो वही 1% है, एंड दैट्स इट। तो अब आप इसको प्रैक्टिस कर लें, लेकिन मैं इसके ऊपर फॉर्मूला रिकमेंड करूंगा कि आप इसके ऊपर एनवीटी यूज करें फिलहाल मैं, क्योंकि अगर आपको एनवीटी से हटाता हूँ ये पीवीआईएफए और एफवीआईएफए के फार्मूला से, शॉर्ट फार्मूला से, तो आई हैव माय डाउट्स कि यू माइट बी एबल टू कंफ्यूज द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू विद दीज एनवीटी। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी के साथ इसको कंफ्यूज ना करते हैं आप। तो ये चार डिफरेंट चीजें, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी, दीज आर फोर डिफरेंट थिंग्स। अभी ये एनुटी है $400 हैं जो एनुअली आपके हैं, और 10% रेट ऑफ रिटर्न है, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1267.95 डॉलर्स। हेलो, ठीक है, तो इसके साथ आपने ये कैलकुलेशन कर ली है। ये 5 पेमेंट्स ड्यू के साथ आप देख रहे हैं कि ये कैसी इसकी टाइमलाइन है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं उसके अंदर ये जो मैं आपको कहता इसके अंदर जो एक इशू है, ठीक है ना, वो सॉरी मैं मिस्टेकन मेरे माइंड से निकल गया कि वो एनवीटी का इशू है, वो प्रेजेंट वैल्यू का इशू नहीं है। एनवीटी के केस के अंदर कभी कभी ये होता है, हम अभी तक जो एनवीटी देख रहे थे ना वो थी जो एंड ऑफ द कैश फ्लो पीरियड के ऊपर आपको यूजुअली मिलती है, ठीक है। ये आमतौर पे लोन रीपेमेंट हो गई तो ये आपने साल के बाद करनी होती है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जीरो टाइम पीरियड पे अपने लोन की कोई रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट तो पे नहीं करनी होती ना। तो हम वो एनवीटी देख रहे थे, लोन रीपेमेंट वाली, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप अगर एसेट लीज करते हो तो आपको फर्स्ट पेमेंट यूजुअली इमीडिएटली करनी होती है, कि लीज पे लिए तो पहली इंस्टॉलमेंट आप पे कर देते हैं, और सेकंड जो होती है वो सेकंड टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है। पहली लाइक पहले मंथ के स्टार्ट पे कर देंगे, दूसरी दूसरे मंथ के स्टार्ट पे, या पहले साल के स्टार्ट पे फिर दूसरे साल के स्टार्ट में। तो ये स्टार्ट में होने वाली जो है ना, इसके अंदर एक डिफरेंस आ जाता है। An annuity due is an annuity for which cash flows occur at the beginning of each period, ठीक है, कि पहले साल के अंदर जो है आपके वो पैसे जो है वो चले जाते हैं। द टाइमलाइन फॉर एन्युटी ड्यू, ये अब आप देख सकते हैं कि पहले जीरो टाइम पीरियड के अंदर आपके $400 जा रहे हैं, फिर 1 साल के, 2 साल के, 3 के, 4 के। अब अगर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे
4 ईयर्स की, क्योंकि 5वें साल में आपका कुछ नहीं जा रहा, आपने पहली पेमेंट पहले कर दी है, क्योंकि अब पहले पेमेंट करें, आप साल के एंड पे पेमेंट नहीं करें, आप साल के शुरू में पेमेंट कर देते, इसलिए पेमेंट्स 5 ही हो रही हैं। अगर आप ये देखें, ये 5 ही पेमेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि अब ये साल साल पहले आ गई हैं, ठीक है। इन दिस केस ये जो पहली पेमेंट है ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी और कितनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये आज की डेट में ही है, अगली पेमेंट सारी फ्यूचर वैल्यूज हैं, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम सिर्फ 4 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। यू सी दिस, 4 ईयर्स के अंदर ये जो 4,400 मिल रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वो 10% के हिसाब से आ रही है $1,267.95, और इसमें ये पहले वाली ऐड कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, ये आज के ही टाइम पीरियड की वैल्यू है, तो वो 400 से ऐड कर देंगे, ये $1,667.95 हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू। ये एनविटी ड्यू के केस में होता है कि जब आप पहले ही पीरियड से पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। आम एनविटी जो होती है ऑर्डिनरी, वो यूजुअली पीरियड एंड के पर हो रही होती है। क्लियर? ये अगर ना समझ आए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा प्लीज। और लास्ट कॉन्सेप्ट आज का जो है वो है परपेचुइटी। ठीक है, परपेचुइटी क्या होती है? परपेचुइटी ऐसी चीज होती है जिसकी लाइफ हमें ना पता हो कि ये कितने सालों तक की होगी। जैसे कि फिलहाल मैं एक सादे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई, मुझे नहीं पता मैं अगले कितने साल जीऊंगा। मैंने 15 साल की लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, डेफिनेटली 15 साल की, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं 5 साल बाद जो कुछ हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, 20 साल बाद हो, आई डोंट नो ना। हो सकता है मैं 15 के बाद भी जी सकता हूँ। ठीक है, इन दिस केस हमें लाइफ नहीं पता। ठीक है, सिमिलरली जब हम यहां पर जा रहे होंगे, सो इन दिस केस क्योंकि हमें लाइफ नहीं पता, इसी तरह से शेयर्स, मुझे नहीं पता कंपनी 1 साल रहेगी मार्केट में या उसके बाद बैंकरप्ट हो जाएगी, या 100 साल तक रहेगी। कई कंपनी 300-300 साल रहती हैं, कई कंपनी 1 साल में बैंकरप्ट हो सकती हैं। सो मुझे उसकी लाइफ नहीं पता, या मुझे ये नहीं पता मैं शेयर कितने साल के लिए होल्ड करूंगा अपने पास। हो सकता है मुझे जल्दी बेचना पड़ जाए, मैंने सोचा तो 10-15 साल रखूंगा। तो इन दिस केस क्योंकि लाइफ नहीं डिटरमिन, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। जो उसकी पेमेंट है या डिविडेंड है या जो भी उसकी पेमेंट आपको मिलनी है, डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। परपेचुइटी का फॉर्मूला सबसे आसान है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू पेमेंट डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट्स इट। ठीक है, तो इन सब की मैं आपसे चाहूंगा कि आप कैलकुलेशंस करें। इफेक्टिव एनुअल रेट में आपको फिर बाद में एक नेक्स्ट सेशन के अंदर समझा देता हूं। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे।